हेलो एवरीवन। यार वीडियो शुरू करने से पहले ना एक रिक्वेस्ट था। क्या है ना, जेनपेक्ट इतनी बड़ी कंपनी है ना, इसका रिव्यू करना ना अपने आप में मैसिव टास्क टू डू है। तो यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तो इस वीडियो को ना वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर देना यार। मेरी बहुत मेहनत लगी है इसमें। चलो शुरू करते हैं। देखो, तुम भी अगर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो तुमने डेफिनेटली कभी ना कभी ये बात तो ज़रूर फील की होगी कि तुम्हारे लिए ना बहुत ही कम सेक्टर्स हैं जो जॉब प्रोड्यूस करते हैं एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे लिए गिन चुन के बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस ही ऐसी इंडस्ट्री रह जाती है जहां पर तुमको ईजिली एंट्री मिल जाती है। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बल्क में जो अवेलेबल होती है वो होती है सेलिंग की जॉब। और अगर तुम्हें सेलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा हो जाता है एक अच्छी जॉब ढूंढने का। तो ऐसे में तुम्हारी सर्च बीपीओ सेक्टर पे जरूर आके कभी ना कभी रुकी होगी। और जब बीपीओ सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बल्क में जो हायरिंग करती है वो है कंपनी जेनपेक्ट। और आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, बताएंगे कि नॉन टेक्निकल के लिए कौन कौन सी प्रोफाइल्स अवेलेबल हो सकती है, वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस यानी कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, क्लेम से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोफाइल मिल सकती है, साथ ही किन स्किल्स को एक्वायर करके आप जेनपेक्ट में इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस भी जो मैंने जेनपेक्ट के रिटन एग्जाम को निकालने और इंटरव्यू को देने में गेन किया। और एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे जिससे कि आप समझ भी जाएं कि कैसे आप जेनपेक्ट में एंट्री लेंगे। तो चलते हैं, चलिए मेरे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का मेन्यू दिखाता हूं और फिर डिटेल में पूरे वीडियो को समझाता हूं। देखो, आज के वीडियो में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे इज़ व्हाट इज़ जेनपेक्ट। हम बात करेंगे जेनपेक्ट क्या है, इसमें हम समझेंगे इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि ज़रूरी है जानना। उसके बाद व्हाट डू दे डू, वो एक्चुअली करते क्या हैं, बिकॉज यहीं से तो हमारी एक्चुअल प्रोफाइल निकल के आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। डिटेल में जॉब प्रोफाइल को समझेंगे कि एक्चुअली आपको करना पड़ेगा क्या और किस सेक्शन में आपको जॉब मिलेगी। व्हाट वर्क दे डू, वो क्या करते हैं। इसके बाद स्किल्स की बात करेंगे, कौन कौन सी स्किल्स आपको एक्वायर कर लेनी चाहिए बिफोर यू जंप इनटू जेनपेक्ट और एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट हायर्ड। और जेनपेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन हमें एक्वायर करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद वेयर इज़ द जॉब अवेलेबल, तो कहाँ कहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। वैसे तो जेनपेक्ट में जॉब अनलिमिटेड हैं। अगर आप किसी भी जेनपेक्ट के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 0 से लेकर के 10 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट वाले जॉब मिल जाएंगे। लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल जॉब्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इनके टेस्ट प्रोसीजर और रिटन इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद बात होगी जेनपेक्ट में ग्रोथ, सैलरी और मैनी मोर, यानी बहुत सारी चीज़ों की। अब बहुत सारी चीज़ों में लाइफ एट जेनपेक्ट के बारे में बात करेंगे, कैसी लाइफ रहती है, क्या वर्किंग कल्चर है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जेनपेक्ट जो स्टार्ट हुई थी ना वो 1997 में हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव ना बिल्कुल भी कोई ऐसी कंपनी बनाने का नहीं था जो किसी को सर्विस देती है, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक करके यूएसए की एक कंपनी है जिसको अपने कुछ काम को निपटाने के लिए एक दूसरी सेपरेट कंपनी जीई फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से सेटअप करनी थी, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो अपनी ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को सर्विसेज देंगे। और वो सर्विसेज रहेगी प्रोसेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड या कस्टमर केयर से रिलेटेड। तो धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट ना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि उनको लगा कि इस चीज़ को हमें दूसरी कंपनीज़ के लिए भी ट्राई करना चाहिए। और उन्होंने इस कंपनी को 2005 में एक सेपरेट कंपनी बना दिया जहां से जेनपेक्ट ग्लोबल सर्विसेज देने वाली एक कंपनी बन जाती है जो कि ग्लोबल लेवल पर 800+ क्लाइंट्स को सर्व करती है, दूसरी कंपनीज़ के प्रोसेस में हेल्प करती है, जहां वो अकाउंटिंग सर्विसेज, कस्टमर केयर रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस क्लेम सर्विसेज, इनवॉइसिंग, अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, इस तरह की सर्विसेज देने लगती है। मतलब बैक एंड का ओवरऑल सपोर्ट, यानी कि बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड वो सारे काम जो कि डेस्क जॉब की तरह किए जा सकते हैं, यानी कि एक डेस्क पर बैठ करके ऑपरेट किए जा सकते हैं, उन सभी को आउटसोर्स दूसरी कंपनियों से करके लेने लगी। यानी धीरे धीरे करके ये कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई ना कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके 125 से ज़्यादा
1,25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और 30 कंट्री में इसकी एग्जिस्टेंस है। और सिर्फ इंडिया में अगर हम बात करें तो इसके लगभग 30 से 32 ऑफिस खुल चुके हैं। करंटली ये कंपनी ना फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को भी सर्विसेज देती है, यानी कि जिसमें रिलायंस, टाटा, L&T ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती हैं। और जेनपेक्ट जो है ना वो बीपीओ का सबसे बड़ा हब कहा जाता है। इसके बाद आप अगर बीपीओ की जॉब्स या कंपनीज़ को एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो इसके बाद आपका नाम आता है एसेंचर, कैपजेमिनी, E&Y, डिलॉयट, PwC, मार्केट इंडिया लिमिटेड और ऐसी बहुत सारी कंपनी जो किसी भी प्रोसेस पे काम कर रही हैं और वो उन्होंने किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सर्विसेज की बात करेंगे, बिकॉज सर्विसेज से ही तो आपका प्रोफाइल निकल के आएगा कि आप किस प्रोफाइल पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोफाइल है ना वो अकाउंटिंग सर्विसेज का है। तो देखो अकाउंटिंग सर्विसेज में अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल सबसे पहले रहता है। यानी कि अकाउंट्स पेबल का मतलब यानी आप किसी इनवॉइस का पेमेंट करते हो या एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो तो वो होता है अकाउंट्स पेबल। रिसीवेबल होता है कि आप किसी आपके कस्टमर के बिहाफ पर जब कोई माल बिक गया है उसके लिए जो पैसा कलेक्ट होता है या आउटस्टैंडिंग है उसको कलेक्ट कराने में क्लाइंट की हेल्प करते हो। उसके बाद आता है रिकन्सिलेशन। अब ये लेजर रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, बैंक का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जर्नल लेजर से रिलेटेड रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। इसके बाद एडवांस लेवल पर IFRS US गैप, यानी कि IFRS का मतलब आप समझते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। इसके अलावा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि गैप USA में चलता है। टैक्सेशन, इसमें GST और इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी भी इंक्लूड होती है। तो ये US और UK, इसके अलावा इंडिया रिलेटेड भी कंसल्टेंसी होती है ना। तो मल्टीपल कंट्रीज़ में क्योंकि वो काम करती है तो जहाँ का क्लाइंट है वहाँ के अकॉर्डिंग सर्विसेज देनी है। अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में बात करूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में फाइनेंस कंपनीज और बैंक को ये लोग ना अंडर राइटिंग यानी लोन प्रोसेसिंग की सर्विसेज देते हैं। अंडर राइटिंग आप जानते हो क्या होता है, जब कोई बैंक आपको ये काम आउटसोर्स कर दे कि भाई मेरे पास जो फाइल्स आ रही हैं उनको एक्चुअली लोन करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आप लेंगे और आपकी बेसिस पर आपकी जो अगर आप फाइल को अप्रूव करते हैं तो लोन होगा। तो इस काम को कहते हैं अंडर राइटिंग का जो जॉब है वो आपने आउटसोर्स कर दिया क्रेडिट रिलेटेड। ओके, फंड अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज अपना फंड अरेंजमेंट भी या फंड मैनेजमेंट भी आउटसोर्स कर देती हैं जेनपेक्ट जैसी कंपनीज़ को। इसके अलावा इक्विटी या प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम, ETF, डिबेंचर, ये सब का लॉन्चिंग, IPO का लॉन्चिंग, डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्टमेंट, तो ये सब भी काम आउटसोर्स किए जाते हैं। तो ये सारी जो प्रोफाइल है अभी मैं करेंटली जो बता रहा हूँ वो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है। इसमें आप BCom, MBA, साथ ही CA इंटर या CA, ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर आपको BCom BSc होने की ज़रूरत, BCom या MBA होने यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आपके आते हैं जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के बारे में या लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में या ट्रैवल और टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड या क्लेम्स रिलेटेड या SSC एक्सपेंडिचर रिलेटेड, हेल्थ केयर डिवीजन के जो होते हैं इसमें आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड भी चल जाता है। फिर आती है मर्जर एक्विजिशन की सर्विसेज, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड सर्विसेज, पॉलिसी HR की फॉर्म वगैरह करना, है ना। तो बहुत सारी क्योंकि कंपनीज को ये लोग पॉलिसी फॉर्म करने की भी सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल ऑडिट की भी देते हैं। तो ये सारी जो होती है ना, ये सारी की सारी अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा जो HR पॉलिसी वगैरह रहेगी वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होती है। तो देखो ये सारी मैंने तुम्हें नॉन टेक्निकल वाली प्रोफाइल्स बता दी। अगर आप मैं बात करूं कि टेक्निकल में क्या होता है, हालांकि टेक्निकल में हमें घुसना नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर सपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो इस पर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा फील्ड नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोफाइल जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे उसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और उनके बीच में उनके पीछे प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह की सर्विसेज ये लोग देते हैं, वॉइस की और नॉन वॉइस की। तो नॉन वॉइस की तो हो गई कॉमर्स बैकग्राउंड, और इसके अलावा जो मैंने बताया इंश्योरेंस क्लेम या फाइनेंस या बैंकिंग रिलेटेड, है ना। तो अब जितने भी ये स्टाफ हायर करते हैं उन सबको ये लोग प्रोसेस एसोसिएट का नाम देते हैं। ठीक है, प्रोसेस एसोसिएट का जो नाम देते हैं वो प्रोसेस एसोसिएट अकाउंट्स पेएबल हो सकता है, प्रोसेस एसोसिएट अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है, और R2R भी हो सकता है। इसको ये लोग लिखते हैं R2RR,
है ना। R2R मतलब रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि जर्नल लेजर, जहाँ रिकॉर्डिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक का सारा काम होता है, बैलेंस शीट तक, ट्रायल बैलेंस तक जाएगा ये काम। इसके अलावा रिकन्सिलेशन आप जानते हो बैंक वगैरह से रिलेटेड। तो ये हो गई नॉन वॉइस प्रोसेस वाली, है ना। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो बेसिकली क्लेम वगैरह में ना क्या होता है कि आपको वॉइस की भी ज़रूरत तो पड़ती है, यानी कि आपको टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते समय या उसके स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है आपको, है ना। तो उनकी सर्विसेज या उनकी जो प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इस केस में आपकी जो वॉइस क्वालिटी होती है ना, वो भी चेक की जाती है, यानी आपकी जो इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। अब सीधे हम पहुंच गए हैं स्किल्स जो आपको एक्वायर करनी चाहिए जब आप जनपैक्ट के लिए जा रहे हैं या किसी भी बीपीओ कंपनी के लिए जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट होंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, है ना। एमबीए होते हैं या बैंकिंग या कॉमर्स से ग्रेजुएट होते हैं, सीए इंटर होते हैं, है ना, तो आपको और बेनिफिट मिलता है। या फुल सीए होते हैं तो उसके इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। इसके अलावा आप एक्सेल ज़रूर प्रिपेयर करिए, और एडवांस एक्सेल हो तो वो वेल एंड गुड है। एडवांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में। इसके अलावा पावर बीआई टूल एक होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना। तो अगर आप इसे प्रिपेयर कर लें तो और भी अच्छा होगा। गूगल शीट्स वगैरह भी कर सकते हैं, बट पावर बीआई ज़्यादा बेटर है ना। इसके अलावा आपका गुड कम्युनिकेशन चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश पे कमांड ना यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए अगर आप वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, और थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए जब आप नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। बट फिर भी आपको, क्योंकि इंटरव्यू फेस करना है, आपको अपने टेक्निकल राउंड्स फेस करने हैं, आपको एचआर राउंड फेस करना है, तो वहाँ पर अंग्रेजी अच्छी हो तो आसानी होगी। तो जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे बेटर नहीं होंगे तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और साथ ही आपकी टेक्निकल नॉलेज आपके फील्ड से रिलेटेड अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आप सैप सीख लें ईआरपी के साथ तो और भी अच्छा होगा। ईआरपी तो देखो नहीं सीख पाओगे बिकॉज वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, हर कंपनी का अलग होता है, लेकिन अगर आपको सैप आता है तो वो एक आपके रिज्यूम में एड ऑन बन जाता है, ठीक है। ये एक स्किल है जो आपको बहुत सारी कंपनीज़ में काम आएंगी। अब देखो बात करते हैं कि कौन कौन से सिटीज़ में ना जनपैक्ट के ऑफिस हैं। तो अगर मैं बेंगलोर में बात करूं तो बेंगलोर में इनके ना ये 4 ऑफिस हैं। एड्रेस आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद चेन्नई में इनका एक ऑफिस है, और गुड़गांव में इनके 3 ऑफिस हैं। ये आपको दिख रहा है, ये चेन्नई का ऑफिस है और ये 3 गुड़गांव के ऑफिस है जहाँ आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आपको जॉब कहाँ देखनी है वो भी मैं बताऊँगा। अब इसके बाद ये हो गए हैदराबाद के एड्रेस, ठीक है। तो आप इन लोकेशंस पे जा कर के कभी भी इंटरव्यू दे सकते हो। 4 हैदराबाद की लोकेशंस हैं। इसके अलावा जयपुर में है 2 लोकेशन, और जोधपुर में भी इनका अब ऑफिस खुल गया है, ठीक है। तो देखो ये जोधपुर की लोकेशन आ रही है। इसके अलावा कोलकाता में भी है, मदुरई में है, मुंबई में है, और दिल्ली में भी इनका ऑफिस है। इसके अलावा इनके नोएडा में भी 4 ऑफिस हैं जहाँ पर आप इंटरव्यू दे करके जॉब हासिल कर सकते हो। ये वो 4 ऑफिस हैं इनके। और इसके अलावा ये लखनऊ, पुणे और तेलंगाना में भी है, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको लोकेशंस बता दी कहाँ कहाँ आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हो। तो वीडियो पॉज करके चाहो तो इनका एड्रेस आप ले लेना, अदरवाइज़ आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। देखो अगर यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। देखो जब तुम ना naukri.com पर जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने लाइव ही चला जाता हूँ naukri.com पर। तो देखो ये आ गए हम naukri.com के पोर्टल पे, और हमने यहाँ पे लिख दिया जनपैक्ट, ठीक है। अब जनपैक्ट लिख करके हम सर्च मारेंगे। अब देखो लोकेशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम इसे नहीं सेलेक्ट करते, हम सीधे सर्च मार देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जितनी भी जॉब्स आएंगी ना वो सारी की सारी जनपैक्ट की होंगी। तो जब तक ये लोड हो रहा है, ओके, तो करेंटली देखो यहाँ पर 96 जॉब्स दिखाई दे रही है जनपैक्ट की, ठीक है। तो जनपैक्ट की हायरिंग्स मैंने फ्रेशर सेलेक्ट कर दिया है, ओके। तो ये जितनी भी अब जॉब्स आएंगी ना वो सारी फ्रेशर्स के लिए अलाउ की जा रही हैं। तो देखो सबसे पहले ऊपर जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स रोल के लिए आ रही है लखनऊ में। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कोई हमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, रेगुलरली अपडेट होता रहता है। और ये 6 दिन पहले की जॉब से आप यहाँ देख सकते हो, है ना। यहाँ पर इनका टाइम भी आ रहा है कि ये 6 डेज़ पहले डाली गई थी, ठीक है।
ऐसे ही आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो क्या है कि इसमें ना आपको अप्लाई ऐसे करना है कि पहला तो आप यहाँ अप्लाई कर दो, फिर दूसरा आप उस एड्रेस पे भी चले जाओ उस डेट पे, क्योंकि ये वॉक-इन्स होते हैं। तो जब वॉक-इन्स होते हैं ना, तो आप चाहो तो एचआर से बात कर सकते हो, उसके बाद वहाँ चले जाओ, उनको व्हाट्सअप वगैरह कर दो अपना रिज्यूम। अगर उनको लगता है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट टाइप हो तो वो आपको बुलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं, है ना। तो पहले एक बार फ़ोन पे बात कर लेना, फिर उसके बाद लोकेशन पे पहुंच जाना, ठीक है। अब देखो किस तरह की जॉब ये है, इसका डिस्क्रिप्शन तुम यहाँ देख सकते हो, है ना। जनपेक्ट हायरिंग फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रोल लखनऊ, ठीक है। लखनऊ की ये जॉब है, 0 to 5 ईयर्स इसका रिक्वायरमेंट है, और F&A की जॉब है ना। वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ओके। अकाउंट्स पेबल है, रिव्यू एंड प्रोसेस इनवॉइसेस। तो मोस्टली ना अकाउंट्स पेबल में इनवॉइस ही प्रोसेस कराते हैं। इनवॉइस को देख करके आपको चेक करना होता है कि इसका पीओ ले लिया गया था कि नहीं, जीआरएन ले लिया कि नहीं, एंट्री हो गई है कि नहीं। अभी सब कुछ हो गया है तो इसकी पेमेंट की डेडलाइन कौन सी, ड्यू डेट कौन सी बन रही है, तो ड्यू डेट पे इसका पेमेंट अपने को रिलीज़ कराना है फिर, है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सेप भी आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन पीओ कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्रेशर के लिए अलाउ कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो R2R की प्रोफाइल भी दे रहे हैं ये, किसको, फ्रेशर को। तो अगर आपकी ना अकाउंटिंग अच्छी है, आपने जो इनका रिटन एग्जाम होता है ना वो अच्छा निकाला है, तो ये आपको R2R की प्रोफाइल भी दे देंगे। और मैं तो कहता हूँ ना, आप कभी भी जाना तो R2R प्रोफाइल ही प्रेफर करना, ठीक है। उसके अलावा कैश एप्लीकेशन बिलिंग, तो जो R2R की प्रोफाइल है ना वो प्रेफर करना हमेशा। उसमें हालांकि हमेशा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, तो आप अपनी अकाउंटिंग को सॉलिड करके जाना, ठीक है। तो ये हो गई जॉब्स, मैंने आपको दिखा दी कि naukri.com पे बहुत सारी जॉब्स है, रेगुलरली अपडेट होती रहती है। वहाँ पर एचआर के नंबर भी होते हैं। देखो इसमें भी कहीं ना एचआर का नंबर नीचे आ ही जाएगा। व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट डिटेल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ना पहली बार ऐसा है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं दी हुई है, तो आप जब इसे अप्लाई करोगे ना यहाँ से, तो डेफिनेटली तुमको या तो कॉल आ जाएगा या फिर तुमको एटलीस्ट एचआर का नंबर विजिबल हो जाएगा। तो तुम यहाँ से ना अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी ये जॉब मतलब ये इस प्लेस पर जाके तुम इंटरव्यू दे सकते हो। अब बात करते हैं इसके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की। तो जो इनका जो टेस्ट है ना, वो मैं बता रहा हूँ, जो बैंकिंग लेवल का प्राइमरी वाला एग्ज़ाम होता है ना उसके बराबर होता है। उसमें बेसिकली एप्टीट्यूड्स आता है, जिसमें एप्टीट्यूड में इंग्लिश के क्वेश्चंस, आपके मैथ्स के, रीजनिंग के। इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप अकाउंटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या मतलब कोई ऐसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो जो नॉन वॉइस प्रोसेस है ना, तो वहाँ पर आपको एक टेक्निकल का एग्ज़ाम इसी में और एड ऑन होता है, वो अकाउंटिंग का रहेगा, अकाउंट्स एंड कॉमर्स का, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को यानी कि उस पेपर को भी इसी के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो एप्टीट्यूड प्लस आपका टेक्निकल यानी कि आपका कॉमर्स का या अकाउंटिंग का एग्ज़ाम हो गया। अब इसके बाद जब आप रिटन क्लियर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू जब आपका बेसिक लेवल पे एचआर राउंड होता है, तो वहाँ पर आपका वो पर्सनल इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद जब आप अपने टीम लीड से मिलोगे, या जो आपका इंटरव्यू लेंगे एक्चुअली, वो आपकी अकाउंटिंग एबिलिटी टेस्ट करेंगे। अगर आप R2R प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, अगर आप PO प्रोफाइल यानी कि अकाउंट्स पेबल के लिए जा रहे हो, रिसीवेबल के लिए जा रहे हो, तो आपका इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा। फिर भी आपसे वो बेसिक लेवल के अकाउंटिंग के क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। मेरा खुद का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने पहले रिटन एग्ज़ाम दिया, वो अच्छा गया। उसके बाद मैं अगले दिन मुझे उसका रिज़ल्ट आ गया। हालांकि अभी करंटली जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है, उसमें सेम डे में भी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है ना। और फिर उसके बाद आपका अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपका साथ के साथ ही इंटरव्यू भी हो जाता है। तो अगर मैं लाइफ एट जनपैक्ट की अगर बात करूँ, तो बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में इसकी। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। ऐसा लगेगा कि यस, दिस इज़ व्हाट कॉर्पोरेट जॉब लुक्स लाइक। इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको सारा, फुली फर्निश्ड, AC, कैंटीन्स, 5 days वर्किंग, आपके आसपास जितने भी लोग होंगे सबके हाथों में आईफोन्स होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, सब लोग आपको यंग दिखाई देंगे और सबके फेस पर ग्लो और स्माइल होगा। तो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। एक जो बड़ा इशू रहता है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो सैलरी काफ़ी यहाँ पर लोगों को कम लगती है। बट आप ये इस जॉब में ना पैसे मत देखना कि इसमें सैलरी कम है, ये वो। आज जो मेरे दोस्त इन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, वो करेंटली 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक के पैकेज पर बने हुए हैं, जिन्हें लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। तो इनिशियली ना आप सैलरी की तरफ लुक ऑन मत करना कि ये कम है, ठीक है। अपने काम पर ध्यान देना। 2 से 3 कंपनी चेंज करोगे तो सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अपने पीयर की जो यानी अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंपनीज़ को रेगुलरली 2 से 3 साल के बाद वॉच करना शुरू कर देना, तो
डेफिनेटली आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और हो सकता है कि फ्यूचर में आप इन्हीं कंपनीज़ में टीम लीड बन करके 50 से 60 लाख रुपए तक एनुअल पैकेज पर काम कर रहे हो। तो आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।